ये वीडियो मैं एमबीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। देयर आर 8 सब्जेक्ट्स आर देयर: फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आईटी, ओबी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टेट्स। अभी हम लोग सारे ओबी के वीडियोस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सारे वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसके लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, बट जो लिंक मैं शेयर करूंगा उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट या लाइक जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम थ्योरी सब्जेक्ट्स डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन वही मिलेगा, क्योंकि हम आपको रेगुलर लिंक नहीं शेयर कर पाएंगे। साथ के साथ 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टेट्स। सीरियसली इनको लेके चलना, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा बैक आती है। अगर इसका कोई डाउट है या क्लासेस लेना हो तो मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चल रहे हैं। बेसिकली हम लोग का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे चल रहा है। आराम से मैं सिलेबस करा दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी सब्जेक्ट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग पढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, नहीं तो नेक्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट के आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओबी स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो सिंपल सा अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, मतलब जो आपके एम्प्लॉयज का बिहेवियर, एम्प्लॉयज का जो नेचर है वो हम वर्कप्लेस सेटिंग में देखते हैं। वही जब यही कंसेप्ट आप इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। देखो समझो क्या है। नाउ इट इज अ स्टडी, it refers to a study and analysis of how individuals and group behave within the organization. इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में एम्प्लॉयज का बिहेवियर एज एन इंडिविजुअल और इन ग्रुप सेटिंग क्या होता है इन एन इंटरनेशनल एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। सिंपल, जो ओबी की डेफिनेशन है उसमें आप एक इंटरनेशनल वर्ड और ऐड कर देते हैं तो वो आपका इंटरनेशनल ओबी बन जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयज का बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कब? इंटरनेशनल सेटिंग में। इंटरनेशनली मतलब जब आपकी कंपनीज एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है तब आपके एम्प्लॉयज का बिहेवियर कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में कैसे बिहेवियर होता है, वो आपका इंटरनेशनल ओबी में आता है। डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। देखो, द फील्ड ऑफ ओबी, इंटरनेशनल ओबी, एक्सप्लोर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। मल्टीनेशनल कंपनीज में ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल टीम्स होती हैं, तो अगर कोई मार्केटिंग टीम है तो मार्केटिंग टीम, अगर कोई एबीसी लिमिटेड है, देखो एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड अगर आप एमएनसी की बात करें तो भाई इंडिया भी होगा, उसमें चाइना भी होगा, उसमें यूएस भी होगा, उसमें जापान भी होगा। 4 कंट्रीज है, तो चारों कंट्रीज की मार्केटिंग टीम जो है ना, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई जब आप एक मल्टीनेशनल सेटिंग में होते हैं, ग्लोबल टीम्स है, अभी मार्केटिंग है भाई, पूरी एबीसी लिमिटेड का मार्केटिंग टीम है, तो उसमें जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो अलग अलग कंट्री की बात करोगे आप यहाँ पे कि अलग अलग कंट्री में ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, अलग अलग कंट्री में एम्प्लॉयज किस तरह से बिहेव करते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। समझ में आया? उसको हम इंटरनेशनल ओबी बोलते हैं। ग्लोबल टीम्स एंड क्रॉस कल्चरल वर्क एनवायरनमेंट। क्रॉस कल्चर मतलब आपकी कंट्री के बाहर, क्रॉस कल्चर आपकी कंट्री के बॉर्डर्स के बाहर जब आप जाके काम करते हैं वो आ जाता है आपका इंटरनेशनल ओबी में। अब आप आगे देखेंगे कि व्हाट आर द सेवरल एरियाज ऑफ स्टडी विद इन ओबी, इंटरनेशनल ओबी। क्या कह रहा है? पहला पॉइंट आता है आपका क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्टाइल यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। जब आप क्रॉस कल्चरली काम करते हैं तो आपकी कॉमन लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि भाई अगर मेरे को जापान के किसी एम्प्लॉय से बात करनी है तो उसको समझ में आना चाहिए। काम तो हम एक ही कंपनी के लिए कर रहे हैं ना, चाहे मैं इंडिया में रह के करूं, चाहे मैं जापान के एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करूं, चाहे चाइना से करूं, चाहे यूएस के किसी एम्प्लॉय से करूं, लेकिन एक ऐसा कम्युनिकेशन स्टाइल होना चाहिए जिसमें मैं हर एक एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर सकूं इन जो किसी भी कंट्री में हो, रिजाइड कर रहे हो। नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस हमें पता होनी चाहिए कि जैसे मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, एक जनरल डिस्कशन जो हमारा हुआ था कि एम्प्लॉयज, इंडिया के जो एम्प्लॉयज हैं वो आप ग्रुपिज्म में हम बिलीव करते हैं, ग्रुप में हम काम करना बिलीव करते हैं। यूके, यूएस जैसी कंट्रीज में हम इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा बिलीव करते हैं, एम्प्लॉय को सिर्फ अपने काम अपने से मतलब होता है, हमें बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज होती है जब आप क्रॉस कल्चरली कम्युनिकेट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक कंट्री के अपने नॉर्म्स क्या हैं। नॉर्म्स एज इन गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी हो सकते हैं, कंट्री के नॉर्म्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज, हर एक कंट्री के एम्प्लॉयज का अलग सिटीजन्स का अलग बिहेवियर होता है ना। इंडिया के एम्प्लॉयज अलग तरह से, हम इमोशनली ज्यादा सोचते हैं, हम ग्रुपिज्म में ज्यादा काम करते हैं। यूएस यूके के एम्प्लॉयज इमोशनली नहीं सोचते हैं,
बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, इंडिविजुअलिज्म पे बिलीव करते हैं, ये सबकी अपनी अपनी ट्रेड्स होती हैं, राइट। तो वही नॉर्म्स को फॉलो करना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट हमने देखा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट अक्रॉस कल्चर्स। ये क्या कह रहा है कि दिस एरिया एग्जामिन्स हाउ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टाइल वेरी अक्रॉस कल्चर्स। अलग अलग कल्चर में लीडरशिप के भी रोल्स अलग अलग होते हैं। भाई इंडिया का लीडर का जो नेचर होगा, इंडिया की जो टीम लीडर्स होंगे उनका नेचर अलग होगा, यूएस, यूके, जापान, चाइना, आपके कोई भी कंट्री ले लीजिए, उनके जो लीडर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, उनका बिहेवियर अलग होगा। तो आप जब क्रॉस कल्चरली डील करते हैं, जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो ये सारी चीजों पे भी आपको फोकस करना पड़ता है। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा हमने, लीडरशिप। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या आता है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड वैल्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई जब आप एबीसी लिमिटेड में काम कर रहे हैं और एबीसी लिमिटेड की जो ब्रांचेस हैं, जो सब्सिडरीज हैं, वो इंडिया में भी हैं, यूएस में भी हैं, जापान में भी हैं, चाइना में भी हैं। जब आपकी इतनी सारी कंट्रीज में आप की सब्सिडरीज हैं, आपकी एबीसी लिमिटेड की सब्सिडरीज हैं, तो आपको हर एक कंट्री का कल्चर पता होना बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है? हर एक कंट्री का कल्चर मतलब जिस कंट्री में आपकी कंपनी काम कर रही है, भाई इंडिया है तो इंडिया के एम्प्लॉयज को भी आपको वहां का कल्चर पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। अब आप ये मुझे बताइए कि गूगल है, गूगल का ऑफिस सब कंट्रीज में होगा, इंडिया में भी होगा, तो क्या गूगल आपको जापान में दिवाली की छुट्टी देता होगा क्या? एम्प्लॉयज को दिवाली की हॉलीडे देता होगा क्या? नहीं देता होगा ना। क्यों नहीं देता होगा? क्योंकि उनके कंट्री में वो सेलिब्रेट होता ही नहीं है फेस्टिवल। तो यही जो एग्जाम्पल है आपको ध्यान रखना पड़ता है, ये हमारे कल्चर में आ जाता है। इंडियन कल्चर है, दिवाली हर एक जना सेलिब्रेट करता है, हर हिंदू का फेस्टिवल है ये, राइट। तो इसी तरह से हर एक कंट्री के अपने अपने कल्चर्स हैं, राइट। तो उन कल्चर्स पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप एक मल्टीनेशनल सेटिंग में काम करें। इंडिया के अपना कल्चर है, अपने नॉर्म्स वैल्यूज हैं, यूएस में अपने कल्चर्स, अपने फेस्टिवल्स चलते होंगे, उनके अपने नॉर्म्स बिलीव्स होंगे, जापान के अलग होंगे, चाइना के अलग होंगे, राइट। तो जब आप मल्टीनेशनल सेटिंग में बात करते हैं तो ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ती हैं जब एम्प्लॉयज ह्यूमन बिहेवियर को आप एनालाइज कर रहे हैं, राइट। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट विच इज क्रॉस कल्चरल टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था मार्केटिंग वाला, मार्केटिंग एबीसी लिमिटेड की मार्केटिंग टीम, लेकिन मार्केटिंग टीम जो है वो आपकी हर अलग डिफरेंट कंट्रीज में, मतलब जहां कंपनी की सब्सिडरीज है, तो आपको इंडिया का एम्प्लॉय जापान के मार्केटिंग मैनेजर से भी कम्युनिकेट कर सकता है अगर आप मैनेजरियल लेवल पे, टॉप मैनेजमेंट पे। अगर मैं चाहूँ तो यूएस के बंदे से भी कर सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो जापान से भी कर सकती हूँ। तो वही चीज है, क्रॉस कल्चरल टीम वर्क में काम करना आना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का एम्प्लॉय हो। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मेरी कंपनी के 4 अलग अलग सब्सिडरीज हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ इंग्लिश आती है तो मैं सिर्फ यूएस के बंदे से बात करूंगी, बाकी जापान वाले को अगर इंग्लिश समझ नहीं आती तो मैं जापानीज में बात नहीं कर सकती। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, अगर वो आपके पोर्टफोलियो में आता है। अगर आपका काम ही ऐसा है कि भाई आपको जापान के बंदे से भी बात करनी पड़ेगी, आपको यूएस के से भी बात करनी पड़ेगी, तो यू शुड नो द बेसिक लैंग्वेजेस। आपका कम्युनिकेशन इसमें होना चाहिए, आप कम्युनिकेट कर पाए, वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट आता है विच इज ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब जो एचआर है, एचआर क्या करेगा यहाँ पे, जब वो हायरिंग करते हैं हायरिंग में क्या देखा जाता है, क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई एम्प्लॉय से पूछा जाता है क्या आप एज एन एक्सपेट्रिएट काम कर सकते हैं। हु इज एन एक्सपेट्रिएट, मतलब जिन्हें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फॉरेन कंट्री भेजा जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मैं किसी कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ, तो कंपनी क्या करती है कि फॉर लाइक 2 इयर्स, फॉर 3 इयर्स आपको किसी प्रोजेक्ट पे फॉरेन कंट्री भेजती है। अगर मेरा जापान का है, अगर मल्टीनेशनल कंपनी में जापान में वर्क करी, तो उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मुझे 2-3 साल 5 साल के लिए जापान भेजेगी, ठीक है। तो वो होता है एक्सपैट्रिएट। वो उस पर्सन को जो आपकी अपनी होम कंट्री छोड़ के फॉरेन कंट्री जाता है काम करने के लिए, दैट पर्सन इज नोन एज एन एक्सपैट्रिएट। ओके, तो वो चीज आ जाती है। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर की बात करें ग्लोबल लेवल पे, तो जब हायरिंग होती है तो ये भी देखा जाता है, एम्प्लॉय से पूछा जाता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फॉरेन भेजा जाए तो क्या आप रेडी हैं। हर एक एम्प्लॉय रेडी नहीं होता है अपनी कंट्री लीव करने के लिए, अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए। एक नई कंट्री में जाना इज नॉट इजी,
वहाँ की टेक्नोलॉजी आपको पता है, आपको आइडिया है, जापान, चाइना, यूएस, वहाँ वो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ की टेक्नोलॉजी टोटली डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ आवर कंट्री इंडिया, राइट। तो टेक्नोलॉजी अलग है, लोग अलग हैं, वहाँ का कल्चर अलग है, आप वहाँ किसी को जानते नहीं है, है ना। वहाँ की फूड हैबिट्स टोटली डिफरेंट है, एनवायरमेंट टोटली डिफरेंट है, सारी चीजें डिफरेंट है, लॉ टोटली डिफरेंट है। अब आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो आपको वहां के लॉ फॉलो करने पड़ेंगे ना, इंडिया के लॉ जापान में तो नहीं कर सकते हैं फॉलो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप एक एमएनसी में, जब आप भी किसी फॉरेन कंपनी में अप्लाई करेंगे, मतलब एमएनसी में अप्लाई करेंगे, तो आपको ये सारे पॉइंट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मेरा ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरी कंट्री में फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और एज एन एक्सपैट्रिएट मुझे भेजा जा रहा है, तो आपको ये चीजें भी कंसिडर करनी पड़ती हैं। एम आई क्लियर? एम आई मेकिंग सेंस? क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग एचआर जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि भाई अगर आपको, ऐसा नहीं है वो आपको छोड़ देंगे, अगर इंडिया से आपको जापान भेजेंगे तो आपको उसके लिए भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। क्या वहां जाएंगे, वहां पे आपको किसको आपको किसको रिपोर्ट करना है, किसके साथ कौन टीम मेंबर्स होंगे, क्या काम होंगे, वहाँ की सारी आपको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाएंगी, उस कंट्री के बारे में वहाँ के लॉज बताए जाएंगे, सब प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कंपनी करती है। ऐसा नहीं है कि आपको आज कह देगी कि आप जापान जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल एचआर पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज, मतलब जो पॉलिसीज प्रैक्टिसेस है एचआर की वो ग्लोबल लेवल पे बनती है। एक तो होता है कि भाई अगर कोई कंपनी है जो इंडिया में है, हमारी कंट्री का हम एग्जांपल लेते हैं, इंडिया की कंपनी है और इंडिया में ही काम करती है, एमएनसी नहीं है, तो उनके रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज प्रैक्टिसेस डिफरेंट होंगी, एंड जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनकी टोटली डिफरेंट होती है, राइट। तो जब आप एचआर की बात करते हैं तो ये जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, पॉलिसीज प्रैक्टिसेस बनाते हैं, वो ग्लोबल लेवल पे बनाते हैं। एम आई क्लियर? सो ये था आपके